नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैं दिलीप सर और नवोदय आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वैदिक सभ्यता संस्कृति के विषय में हम लोगों ने एक विवेचना किया कि काफ़ी सराहना भी हुई और उत्तर भारत में सभ्यता संस्कृति का विकास किस रूप में हो रहा है ये भी आपने जाना। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसे समय में दक्षिण भारत में सभ्यता संस्कृति का विकास कैसे हो रहा है। दक्षिण भारत में इस तरह से स्पष्ट रूप से इतिहास का अध्ययन 1000 ईस्वी पूर्व में महापाषाणिक संस्कृति से देखने को मिलता है। दैट मीन्स महापाषाणिक संस्कृति से दक्षिण भारत का इतिहास स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है और यह महापाषाणिक संस्कृति इस रूप में विकसित हुआ कि दक्षिण भारत में डेड बॉडी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों को लगाया जाता था। दैट मीन्स डेड बॉडी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। दक्षिण भारत में चूंकि पठारी क्षेत्र है, कब्र बनाना आसान नहीं था, इसलिए संभवतः डेड बॉडी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाए गए और यह पत्थर लगाने की परंपरा इतनी विकसित हुई कि दक्षिण भारत में इसे महापाषाणिक संस्कृति या मेगालिथिक कल्चर भी कहते हैं। जो डेड बॉडी है उनके साथ उनके उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी रखी जाती थी और इस तरह से इनके उपयोग में पान, बर्छे, फावरे, हंसिया, त्रिशूल ये सब मिलते हैं और सभी लोहे के हैं। यहां अपने ध्यान में रखना है ये सभी लोहे के हैं। दैट मीन्स दक्षिण भारत में लौह संस्कृति का आगमन 1000 ईस्वी पूर्व में महापाषाणिक संस्कृति के साथ होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा हुआ है, जो आपकी विवेचना हो रही है, जिस रूप में मैं किसी टॉपिक को आपके सामने ला रहा हूं, तो ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों के लिए उपयोगी है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने आते हैं जो फर्स्ट स्टेज के लिए जरूरी है और साथ में उनकी विवेचना होती है, जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जो सेकंड स्टेज के लिए भी उपयोगी है। तो इस रूप में आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, संगम काल जो कि दक्षिण भारतीय इतिहास में सभ्यता संस्कृति के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है और संगम काल के आगमन से पहले दक्षिण भारत के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे यह महापाषाणिक संस्कृति से जानकारी मिलती। फिर ये लोग, महापाषाणिक लोग जो शुरू में ऊंचे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे थे, आगे चलकर मैदानी भाग में आ जाते हैं और यहाँ पर खेती करने लगते हैं। खेती में जब अधिशेष उत्पादन होता है तो व्यापार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और उसी के साथ साथ भौतिक सभ्यता संस्कृति का विकास होता है और राज्य बनने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और इस रूप में आगे चलकर दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य 3 महत्वपूर्ण राजवंश आपको देखने को मिलते हैं और पांड्य राज्य के संरक्षण में संगम का आयोजन होता है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो संगम साहित्य या संगम काल आप देख रहे हो, ये संगम वंश से अलग है। संगम वंश जो कि आगे चलकर मध्यकाल में आप पढ़ते हो, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बहुत सारे विद्यार्थी संगम वंश और संगम काल में एक तरह से कंफ्यूजन में आ जाते हैं और दोनों को एक समझते हैं। यहां ध्यान में रखना है ये दोनों अलग है। जब आप संगम काल के विषय में जानकारी के स्रोत को आप देखते हो तो आप पाते हो कि जानकारी का स्रोत जो आपके पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक भी हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों को के विषय में जानकारी अशोक के बृहद शिलालेख दूसरे और तीसरे में देखने को मिलती है, जिसमें चोल, पांड्य, केरल पुत्र की चर्चा की गई है। इसके अलावा खारवेला के हाथी गुफा अभिलेख में भी दक्षिण के राज्यों का वर्णन है। जब आप साहित्यिक स्रोत देखते हो तो मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य की चर्चा की है और यहाँ पर एक स्त्री शासिका का भी उल्लेख किया है। यह आपने ध्यान में रखना है कि दक्षिण भारत में स्त्री शासिका कहाँ देखने को मिलती है, तो पांड्य राज्य में। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यह ध्यान में रखना है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि पांड्य समाज में या पांड्य राज्य में मात्र सत्तात्मक परिवार के अवशेष भी देखने को मिलती है। इसके अलावा प्लिनी और स्ट्रेबो भी अपने विवरण में इन राज्यों की जानकारी देते हैं। संगम साहित्य से भी संगम युग
की जानकारी मिलती है। और जब आप संगम साहित्य की विवेचना करते हो तो आप पाते हो कि संगम जो कि विद्वानों की एक सभा रही है, और इस सभा का संरक्षण पांड्य शासकों के द्वारा किया गया, और इसमें सबसे ज्यादा प्रशंसा 13 शासकों की हुई और 3 संगम के होने का उल्लेख है, यानी प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। इसको आगे चलकर देखेंगे। और जिस तरह से संगम साहित्य की जो विषय वस्तु रहती है वो आख्यानक रहती है और उपदेशात्मक दोनों रहती है। आख्यानक यानी कहानी कहने की परंपरा, और उपदेशात्मक दैट मीन्स कहानी के साथ साथ कुछ आपको नैतिक संदेश भी दिए गए। देखेंगे ये परंपरा उत्तर भारत में भी देखने को मिलती है। जब आप उत्तर भारत के ग्रंथ को देखते हो, रामायण महाभारत, तो यहां पर आप क्या पाते हो कि दैट मीन्स उपदेशात्मक है। जब आप जातक कथा देखते हो, पंचतंत्र देखते हो, तो यहां पर आप क्या पाते हो, जातक कथाओं में आख्यानक, पुराण आख्यानक। तो दैट मीन्स इस रूप में उत्तर भारत में भी साहित्य की विषय वस्तु कहानी और उपदेश दोनों रहा है, और दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती है। इसका मतलब उत्तर भारत से प्रेरणा दक्षिण भारत को मिल रही थी। साहित्य के विषय वस्तु को आपने देखा, और इस रूप में आगे चलकर जो संगम हुए, तो तमिल परंपरा में 3 संगम का उल्लेख है। ये आपके फर्स्ट स्टेज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम संगम, यहां पर ध्यान में रखना है, ये तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ, तो निश्चय ही यह पांड्य क्षेत्र में हुआ होगा। प्रथम संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरै में हुई, और इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की। देखो, ऋषि अगस्त्य के विषय में काफी ज्यादा आपको है ना जानकारी मिलती है। ऋषि अगस्त्य के विषय में कहा जाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता संस्कृति का विकास इन्होंने किया। तो ये आपने ध्यान में रखना है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता संस्कृति का विस्तार किसने किया, तो अगस्त्य ऋषि ने किया। ठीक है। इसी तरह से कोंडन ऋषि का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में आर्य संस्कृति का विकास किया, जैसे कंबोडिया में कोंडन ऋषि ने। तो इस तरह से आप पाते हो कि जो वैदिक ऋषि हैं वे आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार अन्य क्षेत्रों में कर रहे हैं, और इसे ही आर्यनाइजेशन भी कहा जाता है। तो इस रूप में अगस्त ऋषि उत्तर भारत से चलते हैं दक्षिण भारत में और आर्य सभ्यता संस्कृति का विकास करते हैं। प्रथम संगम में माना जाता है कि देवताओं ने भी भाग लिया, लेकिन प्रथम संगम की कोई रचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि बाढ़ से ये सब नष्ट हो गए। दूसरा संगम जो कपाटपुरम में हुआ, और यह भी मदुरै क्षेत्र में है, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, और इनके शिष्य हैं तोल्कापियर, जो कार्यकारी अध्यक्ष बने। तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक एक ग्रंथ लिखा, जो तमिल व्याकरण की प्रथम ग्रंथ है। ध्यान में रखना है, दूसरे संगम की उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ तोल्कापियम है, और इसकी रचना तोल्कापियर ने किया। और तोल्कापियम जो कि तमिल व्याकरण की पुस्तक है। यह ध्यान में रखना है आपने कि किसी भी भाषा का विकास तब होगा जब उसका व्याकरण होगा। तो दैट मीन्स तमिल भाषा का विकास हो रहा है और व्याकरण भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से यह भाषा एक शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डेवलप हो रही है। जब आप देखते हो कि संस्कृत का भी व्याकरण विकसित होता है, संस्कृत भाषा का व्याकरण पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी के रूप में विकसित होता है। उत्तर भारत में व्याकरण का विकास, व्याकरण ग्रंथ का विकास काफी पहले हुआ, और इस तरह से दक्षिण भारत में भी व्याकरण ग्रंथ का विकास देखा जा रहा है। तो निश्चय ही यहां पर भी आप एक प्रभाव महसूस कर सकते हो। तीसरा संगम जो उत्तर मदुरै में हुआ, और इसकी अध्यक्षता नकीरर ने की, और इस संगम में कई ग्रंथों की रचना हुई और ये सब उपलब्ध हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है जिसका नाम है तिरुकुराल, जिसे तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है। यह आपने ध्यान में रखना है, तमिल भूमि का बाइबल
तिरुकुराल को कहा जाता है। तीन संगम जिस तरह से आपने देखा, और इसमें कई साहित्य की रचना हुई, और इन साहित्यों से तमिल समाज के विषय में, तमिल राजनीतिक और आर्थिक जीवन के विषय में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है। जब आप तमिल महाकाव्य को देखोगे, देखो महाकाव्य लिखने की परंपरा दक्षिण भारत में भी है। उत्तर भारत में रामायण महाभारत लिखे जा रहे हैं, तो दक्षिण भारत में भी आपको महाकाव्य लिखे जा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? उत्तर भारत के महाकाव्य में नायक क्षत्रिय बन रहे हैं, ध्यान में रखना आप। तो दक्षिण भारत के महाकाव्य में जो नायक हैं वह व्यापारी बन रहे हैं, वणिक समुदाय के लोग बन रहे हैं। ये क्या बताता है? दक्षिण भारत में व्यापार का महत्व अधिक है। इसके बाद जिस तरह से दक्षिण भारत के समाज में प्यार और षड्यंत्र देखने को मिलता है, तो ये महाकाव्य में भी है। उत्तर भारत के समाज में जिस तरह से जमीन की लड़ाई या फिर एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा दूसरे की पत्नी का हरण, तो ये वहां के महाकाव्य की विषय वस्तु बनती है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगहों में महाकाव्य लिखने की परंपरा है, और दक्षिण भारत में महाकाव्य लिखने की परंपरा निश्चय ही उत्तर भारत से प्रेरित रहा होगा। विषय वस्तु इसलिए अलग है क्योंकि दक्षिण भारत की जो रुचि रही, समाज का विकास रहा, यह उत्तर भारत से अलग रहा। जब आप साहित्य लिखते हो, जैसे सेकेंड स्टेज में आपके प्रश्न आते हैं, तमिल साहित्य के विषय में विवेचना करें, तो दैट मीन्स इसका मतलब यह नहीं है कि आप तमिल लिखें। तमिल साहित्य की विषय वस्तु और उनकी कहानी, और वे क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरीके से जीवन को बता रहे हैं, किस तरह जीवन में उमंग भी है और साथ में संघर्ष भी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस रूप में आप देखोगे शिल्पाधिकारम, और इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की। इलांगो आदिगल माना जाता है कि चोल शासक करिकाल का पौत्र रहा होगा। शिल्पाधिकारम में कोवलन एवं कन्नगी की कथा है। कोवलन एवं कन्नगी की कथा है, ध्यान में रखना है। कोवलन जो कि कावेरी पट्टनम का एक व्यापारी है, कन्नगी उसकी पत्नी है। कोवलन एक कोर्ट डांसर है, माधवी, और उसके प्यार में धीरे धीरे व्यापार की तरफ इसका इंटरेस्ट कम होता है और घाटा उठाने लगता है और आगे चलकर गरीब हो जाता है। ऐसे समय में इसकी पत्नी कन्नगी इसकी मदद करती है। तो एक पतिव्रता नारी का आप देखोगे जो तमिल समाज में महत्व है, वह कन्नगी के द्वारा प्रकट किया गया कि कैसे वह अपने पति के साथ मजबूती से खड़ा है। कन्नगी कोवलन को अपना कंगन या हार देती है और कहती है फिर से आप व्यापार स्टार्ट करो। कोवलन कावेरी पट्टनम के क्षेत्र को छोड़कर मदुरै में आ जाता है व्यापार करने के लिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य साथ चल रहा हो तो उसके साथ दुख और दुख ही रहेगा। कोवलन के साथ भी उसका दुर्भाग्य चल रहा था। जब वह मदुरै में आता है उसी वक्त रानी का कंगन या हार खो जाता है, और यही वो समय था जब कोवलन भी अपनी पत्नी का दिया हुआ कंगन बेचने के लिए एक जौहरी के पास जाता है। जौहरी को शक होता है और वह राजा के सिपाहियों को बुला देता है। कोवलन को पकड़कर सिपाही ले जाते हैं और राजा क्रोध में आकर दैट मीन्स उसे मृत्यु दंड की सजा दे देता है। यहां पर यह राज्य पांड्य राज्य है क्योंकि मदुरै में गया है, और शासक नेडुजेलियन है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। कोवलन को फांसी दे दी जाती है। कोवलन दैट मीन्स मृत्यु प्राप्त करता है, और यह समाचार जब कन्नगी को मिलता है तो कन्नगी काफी दुखी हो जाती है। वह मदुरै में आती है और साप दे देती है, जिससे मदुरै में एक जल प्रलय बाढ़ आ जाता है। ऐसे में मदुरा की जो कुल देवी है वो कन्नगी से प्रार्थना करती है कि आप अपना सांप वापस ले लो। कन्नगी आगे चलकर अपना सांप वापस लेती है, और इस तरह से कन्नगी की पूजा की जाने लगती है, और यह पूजा पत्नी पूजा के रूप में विकसित होती है। देखो यहां पर आपने क्या अंतर देखा।
उत्तर भारत में भी सती सावित्री की कथा आप देखते हो, दक्षिण भारत में भी इस तरह से एक पतिव्रता नारी की कथा देखते हो। विषय वस्तु में आप समानता पा रहे हो, दैट मीन्स उत्तर भारत से प्रेरणा मिल रही है, आर्यनाइजेशन आप महसूस कर रहे हो। लेकिन दक्षिण भारत में एक और चीज देखने को मिलती है, वो कि कन्नगी की पूजा की जाने लगती है, एक संप्रदाय विकसित हो जाता है जो पत्नी संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। और जब ये पत्नी संप्रदाय, आप आगे मैं बताऊंगा कि चेर शासक सेन गुटवर ने विकसित किया, दैट मीन्स आप पत्नी पूजा कीजिए, एक कल्ट डेवलप हुआ जो पत्नी कल्ट के रूप में, पत्नी संप्रदाय के रूप में, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह से शिल्पादिगारम एक तरह से संदेश देता है पतिव्रता की नारी का, और किस रूप में यह अपने अभागे पति के साथ हमेशा खड़ी रहती है। शिल्पादिगारम को तमिल काव्य का इलियड भी कहा गया, दैट मीन्स जिस तरह से आप अंग्रेजी भाषा में इलियड और ओडिसी पढ़ते हो, तो यहाँ पर तमिल काव्य का इलियड शिल्पादिगारम, दैट मीन्स इसके जो भाषा भाव और जिस तरह से भावों की व्यंजना हुई, उससे इसकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के महान ग्रंथ इलियड से की जाती है। अब आप दूसरा महाकाव्य मणिमेखले को देखेंगे, इसका रचयिता सतनार है, और इसमें जो कोर्ट डांसर माधवी है और कोवलन जो उसके प्यार में पागल था, इससे जो पुत्री उत्पन्न हुई मणिमेखले, उसकी चर्चा की गई है। मणिमेखले का वहां के राजकुमार से प्यार होता है और यहाँ सारा चीज ठीक है, लगभग शादी की तैयारी चल रही हो, लेकिन अंत समय में मणिमेखले को लगता है कि यह जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, और वह बौद्ध धर्म को अपना लेती है, बौद्धम शरणम गच्छामि। दैट मीन्स मणिमेखले बौद्ध धर्म को जब अपना लेती है, तो ये क्या बताता है आपको कि दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया है। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया, और इस रूप में बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाने के लिए ही आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मणिमेखले नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो आप क्या पा रहे हो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो ग्रंथों की रचना हो रही है, तो प्रेरणा लगभग एक समान पाई जा रही है। जिस तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, जिसकी रचना तिरुक देवर ने किया, और इसे विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विवाह का वर्णन है। और जिस तरह से उत्तर भारत में विवाह के विभिन्न प्रकार स्थापित हो गए, उस तरह से दक्षिण भारत में भी विवाह के प्रकार स्थापित हुए। इसके बाद कंबन का रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य भी माना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, कंबन का रामायण जिसे तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। जब संगम साहित्य में विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन पाते हैं, तो 5 क्षेत्र सामने आते हैं, जैसे कुरुंजी। देखो ये फर्स्ट स्टेज में आपके आ जाते हैं, और इसमें मैचिंग के लिए आता है। दैट मीन्स कुरुंजी किस क्षेत्र को डिनोट करता है, तो कुरुंजी पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र को बताता है, और साथ में विवाह पूर्व जो प्रेम है उसके विषय में भी इसमें चर्चा है। दूसरा पालई क्षेत्र है, जो मरुभूमि भूमि के संदर्भ में है, और यह प्रेमियों के दीर्घकालीन विरह को भी प्रकट करता है। तीसरा क्षेत्र मुल्लई है, जो अरण्य जंगल वन के संदर्भ में है, और एक तरह से यह अल्पकालीन वियोग को बताता है। इस रूप में जो तमिल साहित्य में आप देख रहे हो विभिन्न क्षेत्र, और इन क्षेत्रों के साथ वियोग है, प्रेम है, ये आपको तमिल काव्य का क्षेत्र के अलावा विषय वस्तु भी बताते हैं। और जब आप वियोग को देखते हो तो क्या पाते हो कि गुप्त काल में जब कालिदास ने मेघदूतम की रचना की, तो वहां पर भी एक वियोग देखा जा रहा है। तो दैट मीन्स जीवन के बहुत सारे जो रस हैं, उसमें से आप तमिल साहित्य में भी उन रसों की एक अनुभूति पाते हो। तो इस रूप में दैट मीन्स यहाँ वियोग को बताया गया। इसके बाद चौथा आपका मरुदम क्षेत्र है, जो कृषि भूमि है, और यह विवाह और विवाह के बाद के प्रेम या वेश्याओं के कपट व्यवहार को बताया गया, जो उस वक्त के समाज में देखने को मिल रहा था। अंतिम क्षेत्र नेतल है, जो समुद्री तट के संदर्भ में है, और यहां पर मछुआरों की पत्नियों का वियोग है। दैट मीन्स मछुआरे जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर समुद्र में जाते थे, तो इनकी पत्नियां दुखी हो जाती थी, वे कैसे समुद्र से वापस आएंगे इसकी प्रार्थना करती थी।
और जब तक न आते थे तब तक वियोग में रहती थी। तो इस रूप में आप देखोगे कि संगम साहित्य में विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और उससे जुड़ी एक्टिविटी को भी बताया गया है। तो संगम साहित्य जो विभिन्न संगम में रचित हुए और इसमें आप विषय वस्तु जब पाते हो तो काफी विस्तृत विषय वस्तु है जो जीवन के हर आयाम को दैट मीन्स प्रकट करती है। जिस तरह से संगम साहित्य से संगम समाज, संगम राजनीति और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है, तो संगम साहित्य से ही उस वक्त के शासकों की भी जानकारी मिलती है, जिसमें महत्वपूर्ण शासक चेर, चोल, पांडे रहे हैं। चेर जिनकी राजधानी वज्जी थी, वज्जी या करूर, और इनका प्रतीक चिन्ह धनुष, यह आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से आप मैप में देखोगे तो ये पश्चिम मालाबार तट का क्षेत्र जो आज केरल है, ये चेर क्षेत्र उस वक्त रहा था। और जब आप पूर्वी भारत में दक्षिण में देखोगे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये चोल क्षेत्र था, और जो तमिलनाडु का सुदूर दक्षिण क्षेत्र है यह पांड्य क्षेत्र। तो इस रूप में आप चेर, चोल और पांड्य देख रहे हो। चेर वंश जिसमें प्रतीक चिन्ह धनुष है और इनका बंदरगाह तोंडी या मुजरिस है। ये मुजरिस को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि मुजरिस काफी ज्यादा उन्नति भी करता है और मुजरिस में ही रोमन व्यापारी अपने राजा अगस्तस की मंदिर की भी स्थापना करते हैं मुजरिस में। दूसरा चोल राज्य जिनकी राजधानी उरेयूर या तंजूर है और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ है और इनका प्रमुख बंदरगाह पुहार या कावेरी पत्तनम है। तीसरा पांड्य राज्य है जिसकी राजधानी मदुरै है और इनका प्रतीक चिन्ह मछली है और इनका प्रमुख बंदरगाह कोरके है। यह आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेज के लिए प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं, कभी बंदरगाह भी पूछे जाते हैं, कभी राजधानी भी पूछे जाते हैं। इस तरह से चेर वंश के महत्वपूर्ण शासक, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक उदयन जेरल है। उदयन जेरल जिसके विषय माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में सैनिकों को भोजन करवाया। उसके बाद नेदुमान अंजी है, नेदुमान अंजी जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ की। और इसके बाद सेन गुटवन या लाल चेर है जिसे महान चेर कहा जाता है, सबसे प्रसिद्ध चेर शासक, और इसने ही कनगी पूजा यानी पत्नी पूजा को प्रारंभ किया। यह आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। चोल वंश जब आप देखोगे दैट मीन्स दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर चोल वंश, प्रतीक चिन्ह देखो आप बाघ है यहाँ, है ना। तो चोल वंश के विषय में देखोगे तो इनका पहला महत्वपूर्ण शासक इलेंजीत चन्नी है और इसने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद करिकाल है जो सबसे महान शासक माना जाता है। देखो जब चोल वंश आप पढ़ते हो तो आप क्या पाते हो कि चोल वंश दैट मीन्स दो फेज में आपके सामने आते हैं। प्रथम फेज में जो एंशियंट यानी आपके संगम युग में है और दूसरा जो 9वीं सदी में है जिन्हें इंपीरियल चोला कहते हैं। और वह चोल, उनकी उस वंश की स्थापना विजयालय ने किया और उसमें राजा राजेंद्र चोल जैसे महान शासक हुए। दैट मीन्स वो सेकेंड स्टेज वाले यानी इंपीरियल चोला है। चोल वंश एक ऐसा वंश है जो शुरू में काफी महत्वपूर्ण है लेकिन आगे चलकर कमजोर हो जाता है। इतना ये कमजोर हो जाता है कि लगभग 400-500 साल तक अदृश्य हो जाता है। शासक बनने के बाद ये फिर से किसी गांव के मुखिया के रूप में रहता है और फिर बाद में शक्ति प्राप्त करता है और फिर से शासक बनता है। तो दैट मीन्स चोल इतने मजबूत थे कि आगे चलकर चेर और पांड्य मिलकर चोल क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और इनको कमजोर कर देते हैं। और आगे चलकर चोल वंश के जो शासक हैं वो पल्लवों के एक तरह से सामंत बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं और बाद में पल्लवों के कमजोर होने के बाद फिर से शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो चोल वंश इस रूप में आप देखोगे, दो बार आप पढ़ोगे, वहां कंफ्यूजन आपने नहीं रखना है। वो इंपीरियल चोला है और ये संगम एज के चोल है। जिस तरह से मैंने कहा करिकाल के संदर्भ में जो कि चोल वंश का सबसे महान शासक माना गया है और इसने अपनी एक नौसेना विकसित की थी। कहा जाता है कि जब यह समुद्र में चलता था तो हवाएं भी इसके अनुसार चलती थी। दैट मीन्स इतना प्रतापी शासक था। यह 7 सुरों का ज्ञाता था। दैट मीन्स म्यूजिक का काफी अच्छा इसे ज्ञान था। और इसने कावेरी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया, लगभग इसे 150 किलोमीटर लंबा बांध बनाया
ये भी आपके फर्स्ट स्टेज में पूछे जाते हैं। कावेरी पर बांध किसने बनाया था? करिकाल ने बनाया, और कावेरी पत्तनम नामक नगर की भी स्थापना की, कावेरी पत्तनम। इसके बाद एलारा शासक हुआ जिसने श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा शासक प्रथम शासक है जिसने श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया, तो वह एलारा था। इसके बाद फिर पांड्य वंश देखोगे, पांड्य वंश में महत्वपूर्ण शासक नेदियोन है जिसने सागर पूजा प्रारंभ की, और इसके बाद नेडुजेलियन है जिसने कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। दैट मीन शिल्पादिगारम का जो नायक है कोवलन, इसको मृत्यु दंड दिया था, और आगे चलकर पश्चाताप में या आत्महत्या भी कर लेता है। देखो इसको आगे चलकर काफी पश्चाताप हुआ जब कनगी आकर बोलती है कि आपने मेरे निर्दोष पति को मृत्यु दंड दिया है, और कनगी ने दिखाया कि देखो जो कंगन तुम अपनी रानी का मान रहे हो उसका दूसरा कंगन मेरे पास है, ये देखो, और क्या ये भी चोरी हुआ है? उस वक्त राजा को पश्चाताप हुआ, अफसोस हुआ, और पश्चाताप अफसोस में ही राजा ना मर गया। तो देखोगे कि दक्षिण भारत में अगर कोई गलती कर देता है तो उसको कितना दैट मीन्स दुख होता है, दैट मीन्स हृदय से द्रवित हो जाता है, और एक शासक का इस तरह से पश्चाताप में मृत्यु प्राप्त करना काफी आप देखोगे कि न्याय की विजय के लिए है ना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे एक अन्याय हो गया था, कैसे उसको दूर किया जाए। जब आप दक्षिण भारत में प्रशासन को देखोगे तो जैसे उत्तर भारत में राजतंत्र था वैसे दक्षिण भारत में भी राजतंत्र विकसित हुआ, और राजा का पद वंशानुगत था, राजा का पद वंशानुगत था, जिसमें राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता था, पुरुष ही राजा बनता था। केवल पांड्य राज के संदर्भ में जैसा कि मेगास्थनीज ने कहा कि स्त्रियां शासिका होती थी, एक अपवाद हो सकता है, और राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था वो राजा का सभा होता था जिसे मनरम कहा जाता था। देखोगे संगम ग्रंथ में पुर्णानुरु में एक चक्रवर्ती राजा की अवधारणा है। देखो चक्रवर्ती राजा का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। दैट मीन्स कौटिल्य ने कहा कि वह शासक जो पूरे भारतवर्ष को जीतता है, शासन अपना स्थापित करता है, चक्रवर्ती शासक है। तो वैसा ही आप यहाँ पर संगम ग्रंथ पुर्णानुरु में देखते हो कि यहाँ भी चक्रवर्ती शासक का कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट मीन्स पूरे भारत को जीतकर अपना राज्य स्थापित करने वाला। तो देखो उत्तर भारत से कितनी ज्यादा यहाँ समानता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के जो साम्राज्य हैं उन्हें मंडल कहा गया, और ये नाडु में विभाजित है, नाडु ऊर में विभाजित हुआ। सेना के प्रधान को सेनापति कहा गया जो एनआरडी की उपाधि लेता था। देखो आज कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे एनडीए के विद्यार्थी है ना सेना में बड़े अधिकारी बनते हैं, काफी गौरव की बात है। दैट मीन्स उस वक्त सेनापति को एनआरडी कहा जाता था, ये एक रोचक संयोग है, ठीक है। जासूस को उर्रर कहा जाता था इस रूप में, दैट मीन्स वहां पर भी जासूस महत्वपूर्ण थे। जब आप मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो तो क्या पाते हो, यहाँ पे जासूस का काफी महत्वपूर्ण रोल था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में। जब आप संगम समाज को देखते हो तो उत्तर भारत की तरह ही यहाँ भी वर्ण व्यवस्था प्रभावित है। सबसे पहला स्थान ब्राह्मण को है, दूसरा शासक को, तीसरा वणिक और चौथा कृषक। लेकिन यहाँ यह ध्यान में रखना है कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था की जटिलता नहीं है। शासक वर्ग में कोई भी आ सकता था, योद्धा शासक वर्ग माना गया। इसके बाद वणिक और कृषक, कृषक में धनी कृषक की भी चर्चा है जो वल्लाल कहलाते थे, और ये धनी कृषक शासकों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे, यानी अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह करते थे। दक्षिण भारत में जो खेत मजदूर थे उनको कैडेसियर कहा जाता था, यह ध्यान में रखना है। और उत्तर भारत के समान ही दक्षिण भारत में भी विधवाओं का जीवन कष्टपूर्ण होता था, लेकिन अभी यहाँ सती प्रथा की कोई जानकारी नहीं है। विधवाओं का जीवन कष्टपूर्ण होता था। उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत में भी जो आर्थिक स्थिति थी तो आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। ध्यान रखना, उत्तर भारत में भी भूमि कर था, दक्षिण भारत में भी भूमि कर था, और जनरली 1/6 होता था। जब आप वैदिक ग्रंथ पाते हो तो राजा को षडभागी कहा गया था, यानी 1/6 भाग का हकदार। दक्षिण भारत में भी 1/6 प्राप्त किया जा रहा है, तो बहुत कुछ समानता दिखती है। इसके बाद दक्षिण भारत में व्यापार का भी काफी विकास हुआ था। इवन पांड्य जो राज्य है, क्षेत्र है, वो मोती के लिए जाना जाता है, और कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि दक्षिण से व्यापार करना काफी
फायदेमंद होता है, क्योंकि दक्षिण जो है मोतियों का, है ना, खान है। दैट मीन्स वहां पर प्रीसियस स्टोन पाए जाते हैं। सीमा शुल्क को उल्गू कहा गया, यह ध्यान में रखना है। उरेयूर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था, यह आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उरेयूर का सूती वस्त्र के विषय में कहा जाता था कि यह सांप की केचुली के समान आपको महीन होती है। दैट मीन्स इतनी कलाकारी यहां पर होती थी। उरेयूर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत के शासक या राज्य विदेश व्यापार भी करते थे। मसाले, रत्न, हाथी दांत, तोता, ये सब का निर्यात होता था। देखो तोता का निर्यात काफी इंटरेस्टिंग है। दैट मीन्स जिस तरह से यूरोप में या रोम में तोता जाता था, तो वहां के लोगों को लगता था कि देखो भारत के जो जानवर हैं यह भी इंसानों की भाषा बोलते हैं, कितने विलक्षण है। ठीक है, तो दैट मीन्स तोता का निर्यात होना काफी महत्वपूर्ण था। और पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं मुजरिस, ये काफी ज्यादा व्यापार का केंद्र था। और यहाँ रोम के व्यापारियों ने अपने रोमन सम्राट अगस्तस का मंदिर भी बनवाया था, यह भी आपने ध्यान में रखना है। कावेरी डेल्टा को काफी उपजाऊ माना गया। माना गया कि कावेरी डेल्टा में हाथी जितने क्षेत्र पर बैठ सकता है, उतने क्षेत्र की खेती करने से 7 व्यक्ति साल भर अपना पेट भर सकते हैं। यह कावेरी डेल्टा के संदर्भ में कहा गया था। इसके बाद कासु, कनम, पोन, वेनपोन, ये सब सिक्के हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। कासु, कनम, पोन, वेनपोन क्या है? तो दैट मीन सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, जो दक्षिण भारत के शासकों के द्वारा प्रचलित किए गए। जब आप दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन को देखते हो, तो वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार धार्मिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर मुरुगन की पूजा की जा रही है। मुरुगन जो सबसे प्राचीन देवता है, और मुरुगन जो सुब्रमण्यम है, और उत्तर भारत के देवता कार्तिकेय यानी कुमार कार्तिकेय के समान है। इस तरह से दैट मीन्स शैव धर्म का विकास आप देख रहे हो कि किस रूप में भगवान शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। इसके अलावा पुहार में इंद्र के सम्मान में भी उत्सव हो रहे थे। और दक्षिण भारत में कोरनाबाई जो देवी हैं वो देवी दुर्गा हैं। दैट मीन्स उत्तर भारत की देवी दुर्गा और दक्षिण भारत की कोरनाबाई में काफी समानता है। तो इस तरह से आप धार्मिक जीवन में उत्तर भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार आप देखते हो। तो इस रूप में आप दक्षिण भारत की स्थिति को आपने समझा, और संगम साहित्य से आपने दक्षिण भारत को देखा कि दक्षिण भारत कैसा है। जब आप दक्षिण भारत के समाज को देखते हो, तो काफी ज्यादा समानता आपको उत्तर भारत से मिलती है। और इस रूप में पूरा भारत एकीकृत है। हमारी सांस्कृतिक विशेषता एक दूसरे से इतनी मिली हुई है कि विविधता के बावजूद हमारे अंदर एकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। मेरी कोशिश रही कि मैं संगम काल के संदर्भ में आपको बड़े ही सरल तरीके से समझा पाऊं। इस तरह से और भी महत्वपूर्ण टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक मैं आपके सामने लाऊंगा, जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।